बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ का टॉपिक जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसकी वजह यह है क्योंकि बच्चों इस चैप्टर के मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर कहीं ना कहीं आपने ओहम लॉ का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से इसका कंसेप्ट लिया होगा तो बाकी टॉपिक्स को भी आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। ओके, तो चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा क्या सीक्वेंस होगा, किस तरह से हम चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको ये दो डायग्राम की हेल्प से ना आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट सिखाने हैं और उनका इस्तेमाल करते हुए फिर मैं आपको इसकी स्टेटमेंट समझाऊंगा ओहम लॉ की। ठीक है, और आप आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। उसके बाद फिर मैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करूंगा और सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर जो कॉन्स्टेंट है वो 1/r की इक्वल किस तरह आता है, हमें कैसे पता चलता है कि कॉन्स्टेंट 1/r की इक्वल है यानी कंडक्टेंस की इक्वल है, वो आपको सिखाऊंगा। फिर हम इसकी सर्किट डायग्राम की बात करेंगे, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, कहाँ पर आप ओहम लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, और उसके बाद लास्ट में ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस को डिस्कस करके इनके ग्राफ्स पर आएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले ना आपने इन डायग्राम्स को समझना है। देखिए, एक हमारे पास ये एक टैंक है, दूसरा ये टैंक है, दोनों में वाटर पड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों का लेवल आप देख सकते हैं सेम है। यहाँ पर मैंने ऐसे इनमें एक पाइपलाइन अटैच की यानी वाटर इधर से इधर या इधर से इधर फ्लो कर पाए। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि अगर इनकी हाइट सेम है, इधर की हाइट सेम है, तो ना तो वाटर इधर से इधर फ्लो करेगा ना ही वाटर इधर से इधर फ्लो करेगा। वजह क्या है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी वाटर के पास इस तरफ है उतनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर भी होगी, है ना। तो ना वो इधर से इधर फ्लो करेगा ना वो इधर से इधर, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर कोई एंड हाई नहीं है, कोई एंड लो नहीं है, दोनों तरफ पोटेंशियल सेम है, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें वाटर फ्लो नहीं कर पाएगा। तो यहां से एक कंसेप्ट सीख लो कि वाटर के फ्लो करने के लिए, किसी भी चीज के फ्लो करने के लिए एक एंड का हाई होना दूसरे एंड का लो होना जरूरी है। अगर एक एंड हाई दूसरा एंड लो नहीं है तो फ्लो नहीं हो पाएगा। अब देखो, यहां पर मैंने इसी को ना क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा हाई कर दिया, इसको लो कर दिया। ठीक है, अब वाटर हाई से लो खुद ब खुद फ्लो करता हुआ आपको दिखाई देगा, समझ रहे हो ना। तो वाटर के फ्लो करने के लिए एक एंड का हाई पोटेंशियल पर होना दूसरे एंड का लो पोटेंशियल पर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये वाला टैंक एट हाई पोटेंशियल है, ये वाला लो पोटेंशियल पर है, तो हाई से लो ऐसे वाटर फ्लो करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या सीखा कि वाटर के फ्लो करने के लिए, किसी भी चीज के फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो फ्लो नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है तो फ्लो हो पाएगा। समझ गए? ओके जी। अब एक और डायग्राम देख लें। यहाँ पर ये मैंने एक ग्राउंड की सरफेस के ऊपर जो है वो एक रॉड रखी हुई है, इधर से इसकी हाइट और इधर से इसकी हाइट इनिशियली मैंने सेम रखी है, यानी इधर से इसका इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है और इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो सेम है, क्योंकि हाइट सेम है ना, तो हाइट पे डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इस बॉल के पास और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इस बॉल के पास वो सेम होगी। तो उस रिस्पेक्ट से हम कह सकते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल सेम है, इसके ऊपर पड़ी हुई बॉल ना तो इधर मूव करेगी ना ही इधर मूव कर पाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ऐसा कर देता हूं कि इसमें हाइट का थोड़ा सा डिफरेंस बना देता हूं, इसको मैं हाई कर देता हूं और इसको मैं लो कर देता हूं, तो अब क्या होगा, ये एट हाई पोटेंशियल चला गया और ये वाला एंड जो है वो लो पोटेंशियल पर चला गया। जब एक एंड हाई बन गया दूसरा एंड लो बन गया तो उसके ऊपर पड़ी हुई वही बॉल अब मूव करना स्टार्ट कर देगी। जैसे मैंने यहां पर देखा था, एक पॉइंट को हाई किया एक एंड को लो किया तो वाटर फ्लो करना शुरू कर दिया। इसी तरह से इस एंड को मैंने हाई पोटेंशियल पर कर दिया, इसको लो पोटेंशियल पर कर दिया, तो बॉल हाई से लो की तरफ वो आपको मूव करती दिखाई देगी। अगर मैं इनका पोटेंशियल डिफरेंस मजीद बढ़ा देता हूं, कैसे, इसकी हाइट और बढ़ा दूं, इसकी हाइट और कम कर दूं, ये बहुत हाई हो गया ये बहुत लो हो गया, तो अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बढ़ चुका है, यानी इसका पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल में फर्क जो है वो ज्यादा आ चुका है, देयर इज ग्रेटर पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो पड़ी हुई बॉल है ज्यादा स्पीड के साथ इधर को मूव करेगी। बच्चों, बिल्कुल कुछ इसी तरह की कहानी कंडक्टर के अंदर भी होती है। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, मान लीजिए इनिशियली हमने इसके साथ बैटरी अटैच नहीं की तो इसका कोई एंड हाई नहीं होता और कोई एंड लो नहीं होता, इसमें पॉजिटिव चार्ज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल नहीं कर पाते, नेट फ्लो जीरो होता है, करंट नहीं होता यहाँ पर। लेकिन जैसे ही आप एक बैटरी लेकर आते हैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपने एक एंड से कनेक्ट किया, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आपने दूसरे एंड से कनेक्ट किया, एक एंड हाई बन जाएगा दूसरा एंड लो बन जाएगा। ठीक है, तो अब जो है वो पॉजिटिव चार्जेस हाई से लो की तरफ फ्लो करना शुरू कर देंगे। बात समझ गए? तो एक कन्वेंशनल करंट जो है वो हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा। तो यहां पर भी करंट के फ्लो करने के लिए जरूरी शर्त यह है कि एक एंड का हाई पोटेंशियल पर होना और दूसरे एंड का लो पोटेंशियल पर होना। तो जो टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा वो हाई पोटेंशियल पर, जो टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा वो लो पोटेंशियल पर। तो इस तरह जब कंडक्टर को हाई और लो पोटेंशियल मिलते हैं तो इसमें भी चार्जेस जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर फ्लो करेगा तो हम कहेंगे कन्वेंशनल करंट इधर से इधर फ्लो करता हुआ जा रहा है।
उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब जिस तरह यहां पर आप पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ाते हैं तो ये बॉल स्पीड अप हो जाती है, तेज हो जाती है। इसी तरह जब आप यहां पर दोनों तरफ पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको ज्यादा हाई कर देते हैं, इसको ज्यादा लो कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है, तो इसके अंदर मौजूद जो चार्जेस हैं वो ज्यादा स्पीड के साथ फ्लो करते हैं, तो एक ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराते हैं। तो यहां से एक कंसेप्ट सीख लो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों किनारों पे अगर कम है तो जो चार्जेस हैं वो स्लोली मूव कर रहे हैं। जैसे यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कम है, बॉल आहिस्ता से मूव करेगी। जैसे ही आप इधर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो तो चार्जेस ज्यादा स्पीड से मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे यहां पर देखा आपने कि इधर और इधर जब आपने पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ा दिए तो बॉल ज्यादा स्पीड से मूव करती है। तो यही कंसेप्ट आपको ओहम लॉ सिखाता है, कभी जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप दोनों किनारों पे करोगे उतना ज्यादा करंट उसमें से फ्लो करता हुआ जाएगा। समझ गए? तो यही बात आपने यहां पर भी सीखनी। ये देखिए क्या कहा जा रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द मेटल इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, जो करंट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज इज बेसिकली क्या है, वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसी रिस्पेक्ट से ये वोल्टेजेस कह रहा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की ही बात हो रही है। तो ओहम लॉ आपको यही कह रहा है कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के साथ या पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। अब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस करोगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे उतना कम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये मतलब होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का। समझ गए? तो दूसरा पार्ट जो है इसका वो क्या कहा जा रहा है, साथ में कंडीशन बताई जा रही है, एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर या जो भी हमारे पास ये मेटल है वो सेम रहनी चाहिए, केप्ट कांस्टेंट। दो बातें, पहली बात को डिस्कस करने के बाद लास्ट में दूसरी बात पर आएंगे। ठीक है, तो पहली बात उसने ये बताया, जो हमने यहां पर कंसेप्ट सीखा वही कंसेप्ट ये बता रहा है यहां पर कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो आपने यहां पर लिखा भाई करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, वोल्टेजेस के साथ या पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। ठीक है, तो जब भी आपको फिजिक्स में ये साइन नजर आता है आप खत्म करके क्या करते हो, इक्वल और कांस्टेंट लिखते हो। अब इस केस के अंदर जो कांस्टेंट है वो क्या आएगा, वो आता है हमारे पास कंडक्टेंस यानी 1/r। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे कैसे, किस तरह पता चला हमें 1/r आएगा। तो अभी आप इसको जस्ट नोट कर लें 1/r, फिर मैं यहां पर अब जब आऊंगा तो फिर एक्सप्लेन करूंगा कि हमें कैसे पता चला कि इस केस के अंदर जो कांस्टेंट है वो 1/r है, यानी कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस होती क्या है, ये जो r है ना, R है रेजिस्टेंस, इसका मतलब होता है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट को कोई कितना रोकता है ये उसकी रेजिस्टेंस होती है। उसका ऑपोजिट, उसका उल्ट होता है कंडक्टेंस। करंट को कोई कितना अलाउ करता है, कितना अलाउ करता है कि वो फ्लो करे, वो होती है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट से आप देखें R का ऑपोजिट क्या होगा, 1/r। तो 1/r को मैं कंडक्टेंस कह सकता हूं। समझ गए? तो 1/r क्या है हमारे पास, कंडक्टेंस है। इज इट क्लियर? क्योंकि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के उल्ट होते हैं, तो R का उल्ट यानी 1/r वो क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। दैट्स व्हाई कंडक्टेंस जो है वो यहां पर कांस्टेंट है। किस तरह से आई मैं भी यहां पर बताऊंगा आपको नीचे। ठीक है, तो आपने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया, इक्वल और कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की जगह पर लिखी वैल्यू उसकी 1/r। ठीक है, तो अगर आप इसको मजीद सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये r जो नीचे डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो v = IR बन जाएगा। मैंने यहां लिखा v = IR। ये हमारी फाइनल सी आसान सी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, अच्छा फिर हम इसके सर्किट के ऊपर आते हैं। सर्किट में आपने एक रजिस्टर ले लेना है। ठीक है, और क्योंकि आपने देखना है कि भाई आप वोल्टेजेस इतने करते हो तो करंट उसके बदले में कितना आता है, तो वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों आपने इस सर्किट में कनेक्ट करने हैं। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, वो मैं पैरेलल में लगाता हूँ क्योंकि हमेशा वोल्ट मीटर सर्किट में पैरेलल लगाया जाता है। फिर नंबर 2 पे मेरे पास एक अमीटर आ जाता है, उसको मैं सीरीज में लगाऊंगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि करंट मेजर करने के लिए डिवाइस जो लगाई जाती है वो सीरीज में लगाई जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास एक जो है वो सोर्स है जिससे मैं वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ये इसके ऊपर ऐसे एरो लगा है ना, इसका मतलब है ये ऐसा सोर्स है जिससे वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। समझ गए? ओके जी। अब मैंने जी यहाँ से इससे कुछ डाटा लेना है, ऐसा मैंने लैब के अंदर जो है वो एक सर्किट बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा इनिशियली मैंने क्या किया जी, मैंने इसको ना वोल्टेज को थोड़ा सा इंक्रीज करके ना देखा, तो यहाँ पर मुझे जो वैल्यू मिली थी वो कितनी मिल रही थी, 2 वोल्ट मिल रही थी। मैंने यहाँ पर लिखा 2 वोल्ट, ये मैंने खुद सेट किया 2 वोल्ट। अब मैं चेक करता हूँ कि 2 वोल्ट के बदले में इसमें करंट कितना पास कर रहा है। यहाँ रजिस्टर मैंने लगाया 2 ओम का, तो इसमें करंट पास करके जाएगा इस सर्किट में, वो है जी हमारे पास 1 एम्पेयर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 1 एम्पेयर लिख दिया। फिर आपने यहाँ से वोल्टेज बढ़ाया, बढ़ाने के बाद यहाँ से देखा एक नई वैल्यू आपको मिलेगी, वो थी 4 वोल्ट। अब आपने देखा जब 4 वोल्ट आता है तब करंट कितना है, करंट देखा तो 2 एम्पेयर था, आपने नोट कर लिया 2 एम्पेयर। फिर आपने वोल्टेज और बढ़ाया, 6 वोल्ट कर दिया, करंट देखा 3 एम्पेयर। अब वोल्टेज बढ़ाते 8 वोल्ट कर दिया, करंट 4 एम्पेयर। वोल्टेज 10 वोल्ट, करंट 5 एम्पेयर। वोल्टेज 12 वोल्ट, करंट जो है वो आपको क्या मिला, आपको 6 एम्पेयर मिला। तो जैसे जैसे आप इसको चेंज करते जा रहे हैं, आप वोल्टेज भी देखते जा रहे हो, साथ में करंट भी देखते जा रहे हो। तो आपने वो वैल्यू सारी की सारी यहाँ पर नोट कर लिए एक टेबल बना के।
अच्छा, अब जब इसने आपने इस पे थोड़ा गौर किया तो I/V की जो रेशो थी ना वो आपको सेम नजर आ रही थी। 1/2, 2/4 भी 1/2 होता है, 3/6 भी 1/2 बनता है, 4/8 भी 1/2 बनता है, 5/10 भी 1/2 बनता है, 6/12 भी 1/2 बनता है, 7/14 भी 1/2 बनता है। तो ये आपने वोल्टेजेस की डिफरेंट वैल्यू खुद से ली, ठीक है, ये आपने खुद से कुछ वैल्यू सपोज की, उसके बदले में ये वैल्यूज आपको करंट की मिली, ठीक है। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट का मतलब है इसको हम खुद अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं। हमने 2 वोल्ट रखा, 4 वोल्ट रखा, 6 रखा, 8, 10, 12, 14 रखा। अब उसके बदले में जो ये है करंट हमें मिल रहा है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। आई जो है वो हमें मिला 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से हमें मिल रहा है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखा हमने आई और वी में जो रेशियो थी ना वो आपके वो सेम मिल रही है, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। वी चेंज हो रहा है, आई चेंज हो रहा है। अगर कोई चीज नहीं चेंज हो रही तो वो क्या है इनमें रेशो, ये I/V जो रेशो है 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 रेशो इनमें, समझ गए। तो कांस्टेंट किसे कहते हैं, जो चीज चेंज ना हो। तो यहां पर क्या चेंज नहीं हो रहा, I और V में रेशो चेंज नहीं हो रही, वो क्या है 1/2, 1/2, 1/2। अब सोचा गया ये 2 है क्या, जब सर्किट में देखा तो 2 ओम का तो हमने रेजिस्टर लगाया था, इसका मतलब ये जो 2 है ना ये क्या है, बेसिकली हमारी रेजिस्टेंस थी। तो इसमें आई को चेंज किया, वी को चेंज किया, आई में चेंज आया, लेकिन नहीं चेंज आया तो किसके अंदर 1/R में चेंज नहीं आया। ये जो 1/2, 1/2, 1/2 रहा ना, ये 2 बेसिकली रेजिस्टेंस है। तो कांस्टेंट क्या रहा फिर आपके पास 1/R। यहां से पता चला कि भाई इसका जो कांस्टेंट होता है वो 1/R होता है, जो कि रेजिस्टेंस का ऑपोजिट है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, जिसको कंडक्टेंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया कंडक्टेंस। उम्मीद है आपको ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी की बेस के ऊपर ना आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने आई और वी में ग्राफ बनाना है। हमेशा याद रखिए जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इसके ऊपर हम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं, और जो वर्टिकल एक्सिस है इसके ऊपर हम लेते हैं जी डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट ये जो वोल्टेजेस हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, वो हम अपनी मर्जी से चेंज करें, हमारी मर्जी, हम 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट लें, हमारी मर्जी 2, 4, 6, 8, 10 लें, हमारी मर्जी 5, 10, 15, 20 लें, हमारी मर्जी है उसके ऊपर। तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और ये जो करंट है उसके बदले में आपको यहां पर मिलता है, ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें कंट्रोल नहीं करनी, वो इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो वो यहां पर ये इसको हम बोलेंगे ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब जो जो वैल्यूज आपको यहां पर मिली है उसके मुताबिक आपने ग्राफ प्लॉट करना है। जब वोल्टेज 0 था, करंट भी 0 था, आपने 2 वोल्ट किए तो करंट 1 एम्पेयर हो गया, 1 एम्पेयर 2 वोल्ट मिला के 1 पॉइंट यहां मिल जाएगा। फिर आपने 4 वोल्ट किया, करंट 2 एम्पेयर होगा, मिला के यहां पर 1 पॉइंट मिल जाएगा। फिर आपने 6 वोल्ट की, ये 3 एम्पेयर हुआ, आप यहां पर मिल जाएगा। ऐसे ही 8 वोल्ट पे आपको 4 एम्पेयर मिले, 10 वोल्ट पे आपको 5 एम्पेयर मिले। तो 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट आपने ड्रा कर लिया। फिर उन सबको ऐसे ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन आपने बना दी, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। बात समझ के? अच्छा, तो आपने यहां पर देखा कि ये जो हमारे पास इसका IV ग्राफ है, यानी करंट वोल्टेज ग्राफ है, वो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, वो कर्व नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और इंपॉर्टेंट यहां पर बता दूं, कुछ बच्चे ये समझते हैं कि भाई हमने पढ़ा कि करंट के बढ़ने से वोल्टेज जो है वो वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाए कि वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ रहा है तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जो है वो डिवाइस जो है ओहम लॉ को फॉलो करेगी। उसमें एक पॉइंट और भी देखना होता है, IV ग्राफ जो है वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आना जरूरी है। सम टाइम वोल्टेजेस के इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज कर रहा होता है, लेकिन वो लीनियरली इंक्रीज नहीं करता, ग्राफ आपको कर्व लाइन में मिलता है। यहां पर सिखाऊंगा मैं आपको, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता, कर्व लाइन में मिलता है। तो वो फिर वहां पर ओहम लॉ फॉलो नहीं हो रहा। बात समझ गए कैसे? मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर देखा तो 2 वोल्ट के बदले में 1 एम्पीयर करंट पास कर रहा है, उसमें से प्रोड्यूस हुआ। अब हर बार जब आप 2 वोल्ट बढ़ाओ तो 1 एम्पीयर करंट बढ़ना चाहिए। ये देख लो आप, यहां पर 0 से 2 पर आए तो 1 एम्पीयर, 2 से 4 पर आए तो 1 और बढ़ गया, 2 हो गया, 4 से 6 पर आए तो 1 और बढ़ गया, 3 हो गया, 6 से 8 पर आए तो हर बार 2 वोल्ट के बदले में 1 एम्पीयर करंट ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुरू में 2 वोल्ट के बदले में 1 एम्पीयर करंट आ रहा हो, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपने 2 वोल्ट बढ़ाए तो उसमें 1.5 बढ़ जाए या 1 से कम बढ़ जाए, 0.7 एम्पीयर बढ़ जाए। तो ये फिर लीनियर इंक्रीज नहीं है, सिर्फ इंक्रीज नहीं देखना, लीनियर इंक्रीज देखना है। दूसरे अल्फाज में कहूं तो IV ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। वो स्ट्रेट लाइन तभी मिलेगी आपको अगर वोल्टेजेस में जो चेंज करने से करंट में चेंज आ रहा है वो लीनियर हो, एक जैसा आए। हर बार 2 वोल्ट का बढ़ाने से हर बार 1 एम्पीयर करंट ही बढ़ना चाहिए, ना इससे ज्यादा करंट बढ़े ना इससे कम करंट बढ़े, ठीक है। तो आपको फिर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसीलिए कहते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि IV ग्राफ जो है वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है, तब वो डिवाइस जो है वो आपके ओहम लॉ को फॉलो करेगी। अच्छा, अब साथ में इसका जो लास्ट पार्ट है उसके ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पे कहा जाता है जी कि
जो टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट है कंडक्टर की ना, ये कंडीशन साथ बताई जाती है, वो सेम रहनी चाहिए। फिजिकल स्टेट रहने का मतलब ये होता है बच्चों के आपके पास जो है वो उसकी स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए, सॉलिड से लिक्विड में नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए अगर लिक्विड में है तो वो गैस में ना चला जाए, ठीक है, या किसी भी स्टेट में आपस में चेंज ना हो, ठीक है। और सिंपल सी बात है, स्टेट चेंज होती है टेम्परेचर के चेंज होने से, ठीक है। तो यहाँ पर साथ में ये भी मेंशन किया गया कि टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ आखिर ऐसा क्या है? देखो बच्चों, आई और वी, ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में डायरेक्ट रिलेशन में। अगर आपके पास जो है वो ये कंडक्टेंस जो है ये कांस्टेंट है, यानी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, दोनों कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंडक्टेंस कैसे बनती है? 1/r से। अगर r कांस्टेंट होगा तो 1/r कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हम दोनों तरह से कह सकते हैं, कंडक्टेंस कांस्टेंट होनी चाहिए या रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर के बढ़ने से जो रेजिस्टेंस है उसमें चेंजिंग आ सकती है, ठीक है, रेजिस्टेंस में चेंजिंग आ सकती है। इस वजह से हम कहते हैं भाई टेम्परेचर को हमने बढ़ने नहीं देना। तो ये दो बातें हैं, एक तो हमने स्टेट चेंज नहीं होने देनी, ठीक है, दूसरी बात है हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देना, ठीक है। तो तभी हम ओहम लॉ को वहां पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो कंडक्टेंस कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट नहीं रहा तो फिर आई और वी का आपस में रिलेशन डायरेक्ट नहीं होगा। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब हम इसकी लिमिटेशंस के ऊपर आ जाते हैं। लिमिटेशन में पहली लिमिटेशन क्या है? नॉट एप्लीकेबल फॉर वेरिंग टेम्परेचर कंडीशन। जहां पर टेम्परेचर वेरी करेगा वहां पर आप ओहम लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। यही बात मैंने अभी आपको समझाई है। टेम्परेचर वेरी करने से हमारे पास जो रेजिस्टेंस है ना वो चेंज हो जाती है। अब देखिए यहां पर मैंने बताया आपको, ठीक है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो 1/r कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो आई का वी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, अदरवाइज डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, ठीक है। इसलिए आपके पास उस सिचुएशन में जहां टेम्परेचर वेरी कर रहा है वहां पे आप ओहम लॉ जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे। नॉट एप्लीकेबल फॉर द यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करते हैं। फॉर एग्जांपल डायोड है हमारे पास, उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पी साइड होती है, एक एन साइड होती है। अगर पी को पॉजिटिव से जोड़ोगे बैटरी के और एन को नेगेटिव से जोड़ोगे तो फिर वो करंट फ्लो कराएगा, ठीक है, एक डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कराएगा। लेकिन अगर आप उसको रिवर्स में फ्लो कराना चाहो, यानी एन से पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दो और पी से नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दो, तो वो रिवर्स में आप वोल्टेज बढ़ा भी दो ना, करंट को नहीं फ्लो कराएगा, वो करंट को ब्लॉक करेगा, रोकेगा करंट को, सही है। तो ऐसी डिवाइसेस को या ऐसे हम जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिलेटरल, ठीक है, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने वाले। तो उनके ऊपर भी ओहम लॉ को अप्लाई हम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप जब रिवर्स में वोल्टेज बढ़ाते हो लेकिन वोल्टेज बढ़ाने से करंट तो नहीं बढ़ रहा, तो फिर ओहम लॉ तो फॉलो नहीं हो रहा यहाँ पर। नेक्स्ट ये है कि नॉट फॉर ऑल रजिस्टर्स। तमाम रजिस्टर जो है वो इसको ओबे नहीं करते। जैसे हमारे पास थर्मिस्टर्स हैं, थर्मिस्टर इसको ओबे नहीं करते। यहाँ पर मैं थर्मिस्टर का ग्राफ भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर कि भाई कहाँ हम ये अप्लाई कर सकते हैं ये भी तो बता दिया जाए ना। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द मेटेलिक कंडक्टर। जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं वो अच्छे से इसको ओबे करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट में हम बात करेंगे जी ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस की। बच्चों बहुत आसान सी बात है, वो डिवाइस जो ओहम लॉ को फॉलो करेगी, ठीक है, वो क्या होगी? ओहमिक डिवाइस होगी। जो ओहम लॉ को फॉलो नहीं करेगी वो नॉन ओहमिक होगी, ठीक है। अब इसमें मजीद अगर हम तफसील से बात करें कि जिसमें आई और वी ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, आई और वी में जो ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो वो ओहम लॉ को जो है वो फॉलो करेगी, तो वो ओहमिक डिवाइस कहलाएगी। जिसमें आई और वी में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, कर्व मिलेगा, किसी भी तरह का कर्व वो तो वो आपके पास नॉन ओहमिक डिवाइस में आ जाएगा, ठीक है। तो दो शरायतें इसके लिए, इसको ओबे करे और साथ में ये भी वजाहत कर दें कि आई वी ग्राफ जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए? आई एंड वी में ग्राफ एक आपको स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। और स्ट्रेट लाइन उसी सूरत मिलेगी अगर वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट में एक जैसा इंक्रीज है, यानी हर बार जो आपने 2 वोल्ट इंक्रीज किया आपने देखा उसके बदले में 1 एम्पीयर करंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम आप 2 वोल्ट बढ़ाएं तो करंट जो है वो 1 एम्पीयर से ज़्यादा बढ़ जाए या उससे कम बढ़ जाए। यानी हर बार जब आप एक जैसा चेंज लाते हो पोटेंशियल में, एक जैसा करंट में भी इंक्रीज आना चाहिए। अगर इंक्रीज एक जैसा नहीं आ रहा तो भी वो जो है वो हमारे पास ओहम लॉ को फॉलो नहीं करेगी। उसकी जो लाइन है ग्राफ की वो स्ट्रेट नहीं होगी, वो कर्व हो जाएगी, ठीक है। यही दो बातें लिखी यहाँ पर आप देख सकते हैं। डिवाइस विच डू नॉट ओबे द ओहम लॉ, आई वी ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इज कॉल्ड नॉन ओहमिक। ये मैंने यहाँ पे लिखा नॉन ओहमिक डिवाइस, ठीक है। उसके बाद वो डिवाइस विच ओबे द ओहम्स लॉ एंड आई वी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ओहमिक, ठीक है। जिसमें वो स्ट्रेट लाइन होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? हमारे पास ये क्या है? ओहमिक है। जिसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? वो नॉन ओहमिक है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन जो यहाँ पर बनते हैं बोर्ड में, वाई द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज अ नॉन ओहमिक डिवाइस, क्यों कहा जाता है ऐसा, ठीक है। वाई थर्मिस्टर इज अ नॉन ओहमिक, थर्मिस्टर नॉन ओहमिक क्यों है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको।
ये तो आपने अभी भी देखा ना कि अभी मैंने बताया कि मेटेलिक कंडक्टर्स जितने भी होते हैं ना वो ओहमिक होते हैं, ठीक है। उनमें अगर आप वोल्टेज में इंक्रीज लाते हो तो उसके रिस्पेक्ट से करंट में यूनिफॉर्मली या क्या कहते हैं इसको लीनियरली इंक्रीज आता है, ठीक है। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसका ग्राफ तो हम यहाँ पर ये डिस्कस कर चुके हैं, ये सेम टू सेम यही आप यहाँ पर भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं तो हर बार जितना वोल्टेज आप इंक्रीज करते हैं उसके रिस्पेक्ट से उतना उतना करंट में इंक्रीज आता जाता है और एक जैसा इंक्रीज आता है। ये नहीं कि पहली बार 1 वोल्ट बढ़ाने से जितना करंट में इंक्रीज आया अगली बार उससे ज़्यादा आ जाए या उससे अगली बार उससे कम आ जाए, ना ज़्यादा आए ना कम आए, एक जैसा इंक्रीज आना चाहिए, ठीक है। सो ऐसी डिवाइस जो है वो हमारे पास ओहमी होगी जिसमें आई और वी ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। अच्छा, फिर आता है जी फिलामेंट ऑफ द बल्ब के ऊपर। फिलामेंट ऑफ द बल्ब जो है ना वो एक नॉन ओहमिक है। पता है क्यों नॉन ओहमिक है? क्योंकि यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि आई और वी में जो रिलेशन है ना वो आपके पास क्या होगा, डायरेक्ट होगा अगर आपके पास कंडक्टेंस कांस्टेंट हो या सिंपली आप कहते हैं भाई रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, ठीक है। तो बल्ब जब आपने देखा होगा वो येलो कलर का जो बल्ब होता है जब वो चलता है थोड़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो गर्म होने से क्या होता है, उसकी हीट बन रही है, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस चेंज होगी, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रही तो अब फिर आई और वी के अंदर डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहेगा। दैट्स वाई ये जो है वो हमारे पास एक नॉन ओहमिक डिवाइस में आ जाएगी, ठीक है। और इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन की बजाय ऐसे आपको इस तरह कर्व में नजर आएगा। होता क्या है, होता यूं है कि देखिए इनिशियली आपने क्या किया, यहाँ से जो है वो वोल्टेज को बढ़ाया, उसके बदले में करंट में इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। आपने और बढ़ाया, उसके रिस्पेक्ट में करंट में भी तकरीबन उसी तरह से इंक्रीज आया है। लेकिन जब ये इस पोजीशन पर पहुंचता है ना तो थोड़ी देर के बाद वो गर्म हो जाता है। अब जैसे गर्म होगा, गर्म होने के बाद देखो हमने वोल्टेज उतने ही बढ़ाए हैं लेकिन उसके बदले में अब करंट में इंक्रीज उतना नहीं आया। ये देखो इतना सा इंक्रीज आया, पहली बार इतना इंक्रीज आया, दूसरी बार भी उतना इंक्रीज आया, तीसरी बार बहुत कम इंक्रीज आया। अब उसके बाद आप मजीद वोल्टेज को बढ़ा रहे हो ऐसे, लेकिन करंट में जो इंक्रीज आ रहा है वो बहुत माइनर सा आ रहा है। तो देख लो हम वोल्टेज में एक जैसा चेंज लेके आ रहे हैं लेकिन करंट में एक जैसा इंक्रीज नहीं आ रहा। उसकी वजह पता क्या है? क्योंकि जब बल्ब गर्म होता है तो उसकी रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाता है। जब रेजिस्टेंस में इजाफा होगा तो फिर वो करंट को फ्लो नहीं होने देगी, क्योंकि रेजिस्टेंस कहते हैं ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट को रोकना, बढ़ जाता है तो करंट की वैल्यू फिर ज़्यादा बढ़ नहीं पाती उसी तरतीब से। तो अब देख सकते हैं इनिशियली ज़्यादा था, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा कम हो गया। तो ये हमारे पास इस वजह से एक नॉन ओहमिक डिवाइस आती है। और आप देख सकते हैं इसका जो ग्राफ है वो एक कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो आई वी ग्राफ इज अ कर्व लाइन, तो ये हमारे पास नॉन ओहमिक डिवाइस होगी। ओके, उसके बाद फिर थर्मिस्टर। थर्मिस्टर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव कोफिशिएंट वाले होते हैं और एक नेगेटिव कोफिशिएंट वाले होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर और नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। हम एक को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारे पास है ये नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है। ये इस तरह के रजिस्टर होते हैं कि जब इनको हीट मिलती है ना, टेम्परेचर बढ़ता है इनका, तो टेम्परेचर बढ़ने से इनकी जो रेजिस्टेंस है वो बजाय बढ़ने के उल्टा कम हो जाती है। यानी जब इनको हीट मिलती है ना तो रेजिस्टेंस बढ़ती नहीं है, उल्टा रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि इनकी रेजिस्टेंस कम क्यों होती है? वो इसलिए होती है बच्चों के जो करंट होता है ना, करंट फ्लो कराते हैं चार्ज कैरियर्स, ठीक है। लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें, ठीक है। अब इसके पास चार्ज कैरियर्स कम होते हैं। जब हम इसको देते हैं ना हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी देते हैं तो हीट एनर्जी उसके एटम्स अब्सॉर्ब करते हैं, एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन मजीद आपके पास फ्री हो गए, अब वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन के लिए हमें चाहिए थे वो बढ़ जाते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो अब वो पहले से ज़्यादा चार्जेस फ्लो करके जा रहे हैं, वो ज़्यादा करंट बना देते हैं। तो बजाय करंट कम होने से करंट बढ़ गया तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस कम हो गई। करंट बढ़ जाता है तो हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ठीक है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि शुरू में आप जो इसमें वोल्टेज में इंक्रीज लेके आ रहे हो उसके बदले में कुछ करंट इंक्रीज करता है, आपने और इंक्रीज लाया तो करंट और इंक्रीज करता है, उसके बाद फिर आप और लाते हो तो उसमें ऐसा ऐसा जो है वो इंक्रीज ज़्यादा आता जा रहा है। अब देखो यहाँ पर आपने इतना वोल्टेज और बढ़ाया तो ये करंट में इतना ज़्यादा इंक्रीज आ गया। शुरू में इतना करंट बढ़ा, फिर इतना करंट बढ़ा, फिर और ज़्यादा हो गया, फिर ऐसा ऐसा बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है। क्योंकि जैसे जैसे ये करंट फ्लो करता रहेगा ये हीट अप होता जाएगा। अब हीट अप होता जाएगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ते जाएंगे, तो उसका ग्राफ जो है वो ऐसे सीधा ऊपर की तरफ जाता है करंट की जानिब, ठीक है। तो इससे ये शो कर रहा है कि करंट की मिकदार जो है वो ऐसा ऐसा बढ़ती जाती है इसके अंदर। वजह क्या है? जब हीट मिलती है तो उससे जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन की मिकदार बढ़ जाती है, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को वो फ्लो करा देते हैं। फिर हम बात करते हैं जी डायोड की। अब डायोड में क्या होता है? डायोड के अंदर जो है ना वो एक यहाँ पर मैं अगर शो करूँ, ये कुछ इस तरह का इसका सैंपल होता है, ये ऐसे, ठीक है। तो डायोड में ये होता है कि जब हम इसके साथ एक बैटरी अटैच कर देते हैं, इसको पी के साथ पॉजिटिव और एन के साथ नेगेटिव, तो ये कि डायोड के अंदर रिवर्स डायरेक्शन में कुछ वोल्टेज होते हैं, 0.7 के करीब होते हैं। वो डिपेंड करता है किस मटेरियल से बना है, एक सिलिकॉन का बना होता है, एक जर्मेनियम का बना होता है। तो हम ये ले लेते हैं सिंपल केस जहाँ पे 0.7 वोल्ट होते हैं। अब आप रिवर्स में जब तक वोल्टेज बढ़ाते हुए 0.7 तक आते नहीं हो,
ठीक है, उस वक्त तक तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो लेकिन करंट फ्लो नहीं कर रहा, बहुत माइन्यूट सा करंट कहते हैं जी फ्लो करता है, वो भी तकरीबन ना होने के बराबर। जैसे ही वो 0.7 वोल्ट को क्रॉस करता है फिर सडनली करंट जो है वो इंक्रीज करता है, ये सीधा करंट ऊपर आता है। तो आप देख रहे हो कि इसमें भी जो आई वी ग्राफ है यानी करंट और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ है वो आपके पास एक जैसा नहीं है। ये हमारे पास शो कर रहा है जी वी को और ये आ रहा है जी करंट को। तो आई और वी का ग्राफ जब आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो उसको भी आप क्या बोलेंगे, नानो। क्योंकि अगर ओहम लॉ को ये फॉलो करता तो वोल्टेज में इंक्रीज लाने से इसमें करंट में इंक्रीज आना चाहिए था, लेकिन इनिशियली जब तक इसके अंदर के 0.7 वोल्ट तक हम बाहर के वोल्ट अप्लाई नहीं करते उस वक्त तक तो करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है, बहुत माइन्यूट सा करंट फ्लो करता है। उसके बाद फिर जैसे ही वो 0.7 से आगे जाते हैं तो फिर सडनली करंट में जो है उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज आता है, तो ग्राफ इसका यूं जाता है ऐसे ऊपर। तो आप देख रहे हैं भी यहाँ पर भी हमारे पास जो इसकी जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।